तो नमस्कार। नीव इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी फिजिक्स की क्लास है वो हमारी बेस्ड है 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिनको हम आज डिटेल में डिस्कस जो है वो करेंगे। ये किस बेस पे हम करेंगे? जो लास्ट ईयर के आपके क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, जैसे आपका हो गया नवंबर 2020 का जो एग्जाम था एचपी टेट का, वहां पर जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वहीं से हमने कुछ इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ उठाए हैं, जिन्हें हम यहाँ डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू डिस्कस करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपको पता चलता है कि ये जो एक एग्जाम का पैटर्न है, यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो किस तरह से आता है, कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक का कितना परसेंट जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो आपको इससे एक बेहतर जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी बनेगी। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये टॉपिक है, ये मोस्ट जो 15 एमसीक्यू है, यहाँ पे हम इनको डिस्कस अच्छे से करेंगे। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा मिशन एचपीएसएससी। एचपीएसएससी का मतलब है जितने भी एग्जाम आपके एचपीएसएससी के अंडर आते हैं, जैसे कि आपका हो गया एचपी टेट, या फिर टीजीटी कमीशन, पुलिस का हो गया, पटवारी का हो गया, या फिर क्लर्क के हो गए, जितने भी एग्जाम एचपीएसएससी के अंडर आते हैं उन सभी को नीव इंस्टीट्यूट जो है वो मेनली टारगेट करता है। और अभी जो बैच चलाया जा रहा है वो एचपी टेट के लिए चलाया जा रहा है, यानी एचपी टेट आर्ट्स के लिए, मेडिकल के लिए और नॉन मेडिकल के लिए। तो मैं उन सभी बच्चों को बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये जो नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन दिख रही होगी आपको, इसे जो है वो डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको जो एक नंबर है 9459802085 पर जो है वो कॉल करनी होगी। इसके बाद जो है वो आपको बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप ये जो नीव इंस्टीट्यूट है इसे ही क्यों ज्वाइन करें, बाकी अदर जो इंस्टीट्यूट हैं उन्हें क्यों ना ज्वाइन करें। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स को जल्दी से डिस्कस करते हैं कि आपको 1 वीक का यहाँ पे डेमो फ्री दिया जाता है, डेली क्लासेस होती हैं, वीकली जो टेस्ट है वो लिए जाते हैं, देन जो आपकी डाउट क्लासेस है वो भी यहाँ पे ली जाती हैं। और यहाँ पे जो हमारा फीस स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है हमारा 1999, यानी 1999 में आपको पूरा कोर्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। साथ में बीपीएल स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 20% जो है वो यहाँ पे ऑफ रखा हुआ है। नेक्स्ट ये जो इन्फॉर्मेशन है कुछ मेरे बारे में है, और नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम जो है वो 15 एमसीक्यू को एक बेहतर तरीके से यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे, और आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी अबाउट जो ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। तो चलिए वन बाय वन इन्हें अभी से जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो है वो रिलेशन बताना है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और जो मोमेंटम होता है p = m×b। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? जब इन दोनों ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है आपका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज p²/2m, यानी काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है आपकी कितनी, जो आपका मोमेंटम है उसका ²/2m। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, या कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, या फिर नन ऑफ दीज। वाटर वेव, साउंड वेव, ये सारी कौन सी वेव है? ये है आपकी मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है जिनको क्या है, ट्रैवल करने के लिए क्या है, मीडियम की जरूरत होती है। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उनको क्या होता है, ट्रैवल करने के लिए क्या है, मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाटर वेव, साउंड वेव, ये किसका एग्जांपल है? ये है मैकेनिकल वेव। फिर मैकेनिकल वेव में भी फर्दर जो है वो डिवाइडेशन होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए जो वाटर वेव होती हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का होता है, ठीक है। ये आपको जब आपने साउंड का जो टॉपिक है या चैप्टर है वो किया होगा तो आपको पता होगा कि जो वाटर वेव है वो क्या होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, यानी कि जब आप पानी में पत्थर मारते हो तो क्या होता है, एक वेव यहाँ बनी, एक वेव यहाँ, एक वेव यहाँ, ठीक है, वो क्या चलती हैं, वो चलती जाती हैं, ठीक है। और उनमें जो है वो जो ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो भी होती हैं, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन भी होती है, ठीक है। यानी कि वाटर वेव आपकी क्या आ गई, आपकी आ गई कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a stone dropped the bridge hits water after 2 seconds. What will be the height of the bridge if acceleration of the stone is 9.8 meter per second square? अब देखिए यहाँ पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको मतलब एक आइडिया दूंगी कि किस तरह से आप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है स्टोन ड्रॉप। जब भी स्टोन ड्रॉप की बात होती है, जब ड्रॉप की बात होती है तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी u यानी कि आपका हो जाता है 0। टाइम यहाँ पे दिया है आपको 2 सेकेंड और हाइट आपको निकालनी है, एक्सेलरेशन दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता होगा काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो अब आप अपने तरीके से बताइए कि जो काइनेमेटिक इक्वेशन 3 हमने पढ़ी हैं उनमें हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, उसमें डिस्टेंस वाला फैक्टर कहाँ आता है, ये s कहाँ आता है जहां हम वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये आपको कैसे पता लगेगा, ये जो आपको डाटा प्रोवाइड है न्यूमेरिकल में उससे पता लगेगा कि आप कौन सा जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या क्या डाटा प्रोवाइड है, u आपको पता है 0 है, टाइम आपको पता है 2 सेकंड है और एक्सेलरेशन आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो उन 3 फॉर्मूलों में आप एक फॉर्मूला चूज करिए जिसमें ये सभी जो सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड आपको होगा और सिर्फ आपको क्या निकालना होगा, वहां पे डिस्टेंस जो है वो निकालना होगा, ठीक है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर आप फॉर्मूला लगाओगे वो काइनेमेटिक इक्वेशन वाला, तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके पास आएगा 19.6 मीटर, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, क्योंकि वहां पे क्या है, U भी है, T भी है आपके पास, ठीक है, एक्सेलरेशन भी है आपके पास, है ना, तो क्या है डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आराम से निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर, यहाँ पे क्यूब होगा, एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आंसर है वो किस में दिए हुए हैं, क्यूब में दिए हुए हैं ना। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे, रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो हम रिलेटिव डेंसिटी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है जो आपकी डेंसिटी होती है, जो आपको दी होती है डेंसिटी, उसको कंपेयर करते हैं हम वाटर की डेंसिटी के साथ, ठीक है। जो डेंसिटी दी होती है उसे हम कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी के साथ, ठीक है। जब आप उस डेंसिटी को यहाँ पे वाटर की डेंसिटी के साथ सिल्वर की ये जो डेंसिटी है, ये तो रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, हमें सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर रिलेटिव दी हुई है, ठीक है। जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको एक साइड लिखो, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ किसकी, या तो सिल्वर की जो हमें निकालने को बोली है, और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जब आप इसको लिख दोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, अ जेट प्लेन फ्लाइज इन एयर बिकॉज, जो प्लेन है या जो पक्षी हैं वो हवा में क्यों उड़ते हैं, किस वजह से, तो इसका सीधा सा जो है वो डायरेक्ट आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ एयर काउज लिफ्ट,
ठीक है। स्ट्रीमलाइंड होती है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है, एक स्ट्रीमलाइंड फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइंड फ्लो होता है जैसे पाइप में पानी जा रहा है, वो वाला फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइंड फ्लो है, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो जो है वो नदी में जो पानी जा रहा है वो टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। तो एयर में जो स्ट्रीमलाइंड फ्लो होता है एयर का, ठीक है, एयर की जो वेलोसिटी है, जो एयर में जो फ्लो हो रहा है स्ट्रीमलाइन, ठीक है, बराबर वेलोसिटी के साथ, वो काउज करता है लिफ्ट, ठीक है। जो उसके विंग्स होते हैं, हमारे पास जेट प्लेन के जो विंग्स होते हैं उनको क्या है, एक लिफ्ट प्रोवाइड होती है जेट प्लेन को, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आंसर है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एयर काउज ऑफ लिफ्ट, जिसकी वजह से जो है वो प्लेन जो है वो उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है? आपको पता है जब मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होती है? लेंस की मैग्निफिकेशन आती है पॉजिटिव में, और जो मिरर होते हैं उनकी जो हमारे पास मैग्निफिकेशन आती है वो आती है नेगेटिव में, ठीक है। तो एक तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि इसकी क्या होगी, मैग्निफिकेशन पावर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्या होगी यहां पे आंसर आएगा आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 1। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट अगर समझना चाहें कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 क्यों होती है, तो जो आपके माइक्रोस्कोप है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है? उसमें लेंस यूज होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है और चीजों को बड़ा दिखाता है, ठीक है। मतलब कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे क्या कर देगा, वो कन्वर्ज कर देगा। और कॉनकेव लेंस क्या कर देता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया ये समझने के लिए कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी वॉइस। सबसे कम फ्रीक्वेंसी की वॉइस किसकी होगी, बेबी गर्ल की, बेबी बॉय की, अ मैन की और वुमेन की। तो फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से आप क्या समझ सकते हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से आप समझ सकते हो श्रिलनेस, ठीक है। श्रिलनेस से आप समझ सकते हो फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो मिनिमम कम श्रिलनेस किसकी होगी, कम श्रिलनेस वॉइस किसकी होगी, बेबी गर्ल की, बेबी बॉय की, या मैन की, या वुमेन की, ठीक है। तो आप समझ सकते हो बच्चों की तो क्या होती है फ्रीक्वेंसी, क्या हाई ही होगी, है ना, वुमेन की भी एज कंपेयर टू मैन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा, अ मैन। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड। जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो कितनी होती है या उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ही क्या होता है कि अभी ऑब्जेक्ट क्या है, वो अभी रेस्ट पे है, ठीक है, वो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ है, ठीक है। वो वाला पॉइंट, वो वाली वैल्यू जब जो है वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से क्या है, मूव हुआ, चाहे वो स्लाइड हुआ चाहे वो रोल हुआ, ठीक है, अपनी जगह से वो मूव हुआ, तो वो आपकी कहलाती है, वो वाला पॉइंट, वो वाली वैल्यू कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वो वाला पॉइंट है जब स्टैटिक फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट पर लगी हुई है, स्टैटिक फ्रिक्शन उससे क्या हुआ, जस्ट मूव हुआ, स्लाइड हुआ, ठीक है, वो वाला पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है, ये हाईएस्ट वैल्यू जब उसने मूव करना जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, इंफ्रासाउंड कैन बी हियर्ड बाय। इंफ्रासाउंड क्या होता है, लेस देन 20, ठीक है, लेस देन, मैंने आपको बताया जो ऑडिबल रेंज क्या होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो इंफ्रासाउंड कौन सुन सकते हैं, आपके राइनोसोर। कौन सुन सकते हैं, आपके राइनोसोर्स, ठीक है। राइनोसोर्स क्या है, इंफ्रा साउंड को क्या है वो सुन सकते हैं, ठीक है। ये जो डॉल्फिन है, ये जो वैट है, ये कौन से, ये अल्ट्रासाउंड में आते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिखवाए हैं आपको अलग अलग, ठीक है। ह्यूमन बींग्स तो 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड इन सोनार। सोनार में आपकी यूज होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव। ऑप्शन नंबर डी, कौन सी वेव यूज होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट हम यहां पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट। जब एरिया की बात करते हैं तो क्या किया जाता है,
जब एरिया की बात करते हैं, मैंने आपको बताया है स्लोप के लिए क्या डिवाइड करते हैं, एरिया के लिए क्या करते हैं, एरिया के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी को कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? एरिया जो है वेलोसिटी टाइम का, वो करता है आपका डिस्प्लेसमेंट। जैसे स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो हमें क्या देता है? वो स्पीड देता है। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वांटिटी आती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये एक तरह का डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम विच कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 1 मिनट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, कितनी नंबर ऑफ वेव पास हुई एक सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कितनी वाइब्रेशन हो रही है? यहाँ पे हो रही है 20 वाइब्रेशन। और कितनी में पूछा है? 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो 20/60 जब आप करोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आ जाएगा। 0.33 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी के यूनिट है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड को हम स्मॉल प्लैनेट भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं? वो ना सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे प्लैनेट होते हैं जो सन के अराउंड जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें से बताना है आपने कि एस्ट्रॉइड कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इज सीरियस। क्या है ऑप्शन नंबर? दैट इज सीरियस, ठीक है। ये आपके पास है एस्ट्रॉइड और ये सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है, ठीक है। क्या है? ये सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है ये सीरियस। ये उर्सा मेजर है, ये क्या है? ये है आपके पास कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन यानी तारामंडल, जो तारों का समूह होता है, ठीक है। ये फोबस क्या है? ये फोबस एक टाइप के मून है, ठीक है। जैसे मून है ना, वैसे इस मून का नाम क्या है? फोबस है, ठीक है। तो ये जो है ये मार्स के जो है वो मून है फोबस, और ये एक और होता है आई थिंक डाइमोस या डिमोस उसको बोलते हैं, ठीक है। ये दो मून उनके हैं, ठीक है। तो जो एस्ट्रॉइड वो कौन है? सीरियस, और ये सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है। नेक्स्ट हम अपनी क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेम द डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्लोइंग थ्रो इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर ले, जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर ले, वो डिवाइस कौन सी है? आपको पता होना चाहिए, दैट इज गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो छोटे से छोटे करंट को क्या कर लेती है? डिटेक्ट कर लेती है। एमीटर तो करता ही है ना। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर लेता है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अप थ्रस्ट डिपेंड अपॉन। जो अप थ्रस्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? मैंने पढ़ाया है आपको अप थ्रस्ट और बाइंड फोर्स के बारे में, ठीक है। जो हमारे पास अप थ्रस्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि कितना वॉल्यूम कितना डेंस है, सॉरी जो वाटर है, जो हमारे पास कोई लिक्विड है वो कितना डेंस है, ठीक है। तो वॉल्यूम पे तो करेगा ही करेगा, जब डेंसिटी पे करेगा तो, है ना। डेंसिटी होती क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम पे करेगा, डेंसिटी पे करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे करेगा, है ना। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी अप थ्रस्ट डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दीज, यानी वॉल्यूम, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज फॉर 6 आवर पर डे, ठीक है। पावर कितनी है? 60 वॉट है, ठीक है। यूज कितने टाइम के लिए हो रहा है एक दिन में? 6 आवर के लिए। हाउ मेनी टाइम ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब, ठीक है। कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी? अब आपको जो पावर का फॉर्मूला है एनर्जी की टर्म में पता होना चाहिए। क्या है वो? क्या होता है? पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ये होता है फॉर्मूला, है ना। वहां से एनर्जी आप निकाल सकते हो P इंटू टी। जब आप P इंटू टी करोगे तो क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 360 वॉट आर, ठीक है। 60 इंटू 6 करोगे तो क्या आ जाएगा? 360 वॉट आर आएगा। क्या आएगा साथ में? वॉट और आर। लेकिन हमें जो चाहिए क्या बोलते हैं आंसर, वो किस में चाहिए? यूनिट्स में चाहिए। अब आपको पता है एक यूनिट्स कितने के बराबर होती है? 1 किलोवाट के बराबर होती है ना। तो अपना जो आंसर है उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोवाट
आर में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे हम 1000 से, 360 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से, और जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 0.36 यूनिट्स। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 0.36 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो थे हमारे कोई 15-16 टॉप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है, हो सकता है कि इन्हीं में से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाएं, या फिर इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगाया गया अगर आपने वो अच्छे से समझा होगा तो आप इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक था। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। और अब हम जो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, हम जो अपना कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को ही, जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी सरफेस टेंशन वगैरह के बारे में, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।